नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, मैं मराठी पत्रकार हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष का मतलब मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है उसमें से छुपाई गई जो इन्फॉर्मेशन है या जो बताई नहीं जाती उसका खुलासा करना। मेरी हिंदी थोड़ी साफ सुथरी नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे ऐसे मैं मानता हूँ। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सत्ता है उसको गिराने की कोशिश भाजपा और राज्यपाल कर रहे हैं, ऐसा बार बार बताया गया है। चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, उनको चुनकर आना था एमएलए या एमएलसी होकर, तो उसके जो कोरोना ने गड़बड़ कर दी, तो जब 6 महीने के बीच में ये होना चाहिए था 27 मई तक, तो वो नहीं हो पा रहा था। तब मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया और राज्यपाल को भेजा कि इनको अपॉइंट करो, नामनिर्देशित किया जाए। तो राज्यपाल ने वो किया नहीं। तो सब आघाड़ी में जो पार्टियां सम्मिलित है उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि राज्यपाल जानबूझकर सरकार गिराने के लिए ये सब कर रहे। सच्ची बात ये थी कि अगर उद्धव ठाकरे जी को राज्यपाल ने नाम निर्देशित किया भी होता तो भी 15 दिन से आगे उनकी एमएलसी जो है वो चल नहीं पाती, क्योंकि जो मुदत थी उसकी वो तो जून महीने में 10-12 दिन में खत्म होने वाली थी। इसलिए राज्यपाल ने वो प्रस्ताव माना नहीं और उद्धव जी को सलाह दी और उद्धव जी ने प्रधानमंत्री से बात की और उसके बाद प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से बात की और ये तय हो गया कि भाई जो चुनाव थके हुए वो कोरोना के संकट में भी पूरे कर दिए जाएंगे। इसलिए अब विधान परिषद के जो 9 जगह खाली पड़ी है उसके लिए चुनाव हो रहा है। वो एक बात है, अभी तो वो चुनाव हो जाएंगे, यानी उद्धव ठाकरे चुनकर आएंगे और 6 साल के लिए वो आमदार रहेंगे, विधायक रहेंगे, उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी और राज्यपाल गवर्नर मिलके ये आघाड़ी की सरकार गिराना चाहते हैं क्या? और अगर गिराना चाहते हैं तो उससे क्या होगा? जैसे हमने देखा कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वहाँ कांग्रेस की कर्नाटक में मिलीजुली सरकार थी जेडीएस के साथ, वो गिराई गई। उसी ढंग से मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराई गई। क्या वही जिसको ऑपरेशन कमल माना जाता है वो महाराष्ट्र में होने वाला था? क्या होने वाला था? और आज की सिचुएशन में ऐसा कुछ करके बीजेपी को क्या मिलेगा? एक बात आप समझ लीजिए कि जो राजनीति है उसमें कोई साधु संत नहीं होते, कोई भी पार्टी। भाजपा खुद को पार्टी विद डिफरेंस बोलती है, इसका मतलब यहाँ सब कोई अच्छे है, साधु संत है, दूध के धुले हुए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्ता की जो आस है वो सबको होती है और इसलिए जो सत्ता में है उनको गिराकर हम सत्ता में कैसे आए ये तो हर पार्टी सोचती ही रहती है। इसलिए जिस ढंग से कर्नाटक में सत्ता बदल हो गया उसी ढंग से मध्य प्रदेश में हो गया, लेकिन वही महाराष्ट्र में हो सकता है क्या? तो अभी ये सिचुएशन नहीं है। और समझो कि किया भी गया तो उसे भाजपा को क्या मिलेगा? तो ये नहीं बताया जाता। बताया जाता है ये गिराना चाहते, लेकिन भाजपा अगर उनको गिराना भी चाहती है महाविकास आघाड़ी को, तो वैसी सरकार बना के भाजपा को क्या मिलेगा? क्या फायदा है? लाभ क्या है? ये भी सोचना पड़ता है। जो पार्टी चलाते हैं उनको ये भी सोचना पड़ता है कि हम अगर सत्ता अभी हाथ में लेते हैं तो उससे हमको मिलेगा क्या? उस वक्त जब पिछले साल
अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद शिवसेना और भाजपा की जो युति थी, अलायंस थी, उनको तो क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। फिर भी चीफ मिनिस्टर किसका होगा, इस पर झगड़ा हुआ और अलायंस में से शिवसेना निकल गई और कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने सत्ता बनाई। उसके बदले में शिवसेना को चीफ मिनिस्टरशिप मिली, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी और भाजपा को छोड़नी नहीं थी। तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी, परिस्थितियां थी, वो आज है नहीं। इसका कारण ये है कि कोरोना ने जो संकट लाया है, इसमें जिम्मेदारी बढ़ी है, लायबिलिटी बढ़ी है, एसेट तो कुछ नहीं है। अक्टूबर और नवंबर 2019 में चीफ मिनिस्टरशिप या राज्य की सत्ता ये एसेट था। आज की परिस्थितियां ऐसी है कि राज्य की सत्ता यानी गवर्नमेंट चलाना ये लायबिलिटी है, फायदा नहीं है, जिम्मेदारी है। तो जिस उद्देश्य से शिवसेना अलायंस तोड़कर निकली थी, उस वक्त शिवसेना के लिए चीफ मिनिस्टरशिप, मुख्यमंत्री का जो पद होता है, वो एसेट था और भाजपा के लिए एसेट था। लेकिन नवंबर गया, दिसंबर गया और जनवरी आते आते कोरोना की बाधा दुनिया भर में शुरू हो गई और फरवरी में हमारे देश में कोरोना पहुंच गया और मार्च से तो लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई। तो जो चीफ मिनिस्टरशिप थी, जो गवर्नमेंट था, जो सत्ता थी, वो जिम्मेदारी बन गई है, वो एसेट नहीं हुआ है। अभी वो एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी भाजपा अपने सर पर ले सकती है, क्यों लेगी, और उसका भाजपा को क्या फायदा है। आज अगर हम देखें तो एक बात क्लियर है, स्पष्ट है बिल्कुल, कि आज अगर महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता लेती है तो उसको लायबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के बाद तिजोरी खाली पड़ी है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो दिल्ली के पास पैसा मांग रही है, व्यवस्थाएं चलाना बहुत मुश्किल हो गया। पुलिस है, गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स है, कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, उनका खर्चा चलाना, उनको पगार देना, ये भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस या और कुछ जो कर्मचारी है उनका पगार आधा किया गया है। एमएलए है, उनका पगार आधा किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि सत्ता अभी लायबिलिटी, जिम्मेदारी। आम आदमी की भाषा में अगर बोले तो गले का पत्थर बन गया है। महाराष्ट्र की सत्ता आज गले का पत्थर है, क्योंकि जो देश में कोरोना फैला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है ये महाराष्ट्र में है। अकेले मुंबई में 12-15 हजार कोरोना बाधित लोग हैं। तो इनको संभालना, इनके उपचार करना, ये सब लायबिलिटी बन गया है। लॉ एंड ऑर्डर रखना, पुलिस थक गई है, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो थकते जा रही है। तो ये सब चलाना जो है वो जिम्मेदारी है, उससे फायदा कुछ नहीं है, तकलीफ ज्यादा है। और देखो कि इस समय अगर अलायंस जो थी, शिवसेना भाजपा की अलायंस थी, और उसमें फडणवीस भी चीफ मिनिस्टर बन जाते तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। मानता हूं कि थोड़ी गड़बड़ियां कम हो जाती, क्योंकि उद्धव जी है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रशासन का, तो उनके प्रशासन काल में थोड़ी गड़बड़ियां हो रही है। वो शायद देवेंद्र फडणवीस को 5 साल का अनुभव था तो कम होती, लेकिन इससे अच्छा कारोबार फडणवीस भी नहीं कर पाते। यानी कि उस समय जो एसेट था अक्टूबर नवंबर में चीफ मिनिस्टरशिप, ये आज सबसे बड़ी लायबिलिटी हो गई है। उसका कोई फायदा शिवसेना को मिला नहीं है। और वैसे देखो तो भाजपा और देवेंद्र फडणवीस, इनकी जिम्मेदारी
आसानी से हट गई है। बोले तो उनकी किस्मत अच्छी बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आज जो तकरारें होती है, कंप्लेंट्स होती है, आरोप होते हैं, वो सब फडणवीस या बीजेपी पर होते थे। तो उससे तो फडणवीस छूट गए, निकल गए आराम से। आज वो आरोप कर सकते हैं और करते भी है। और आरोप किसको सहना पड़ रहा है? जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, जिन्होंने सरकार बनाई है, जिन्होंने अघाड़ी बनाई है। तो अघाड़ी तो ये जिम्मेदारी और तकलीफ के लिए किसी ने बनाई नहीं थी। सत्ता, गवर्नमेंट जो बनाई वो सत्ता के लिए बनाई थी, और सत्ता का तो कुछ फायदा है नहीं। ये तो पूरी लायबिलिटी बन गई है, जिम्मेदारी बन गई है, गले का पत्थर बन गया। तो उनके गले से पत्थर निकाल के अपने गले में बांधने के लिए बीजेपी कोई मूर्खों की पार्टी नहीं है। ये कोई साधु संत नहीं कि दे दो हम पर डाल दो सब कुछ। ये गंगा मैया नहीं है बीजेपी कि भाई आओ हम हमारे पानी में धो जाओ और पाप यहाँ डाल दो। तो बीजेपी ये सरकार बिल्कुल बनाना नहीं चाहती, ये सरकार गिराना भी नहीं चाहती। क्योंकि जितने देर तक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार रहेगी, जितने प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे उतने वो ही बदनाम होंगे। क्योंकि एक बात होती है कि सत्ता में जो रहता है उसको फायदे भी होते हैं तो उसका नुकसान भी होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। और आज अब हम देखते हैं तो महाराष्ट्र देश में 1 नंबर पर है कोरोना में। ये बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। और जब तकलीफ होती है तो लोग ये नहीं मानते कि मेरी पार्टी है, उसकी पार्टी है। जिसको तकलीफ है उसके लिए जो गवर्नमेंट चला रहा है वही जिम्मेदार है, वो काम नहीं कर रहा, ऐसा ही माना जाता है। तो अगर आज सरकार गिराई जाती है और भाजपा सरकार बनाती है तो वो अपने पत्थर गले में बांध लेना होगा, और वो भाजपा करेगी ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जो सारे हमारे मराठी पत्रकार वगैरह बोल रहे थे इनको सरकार गिरानी है, अभी भी बोलते, उनको एक समझ में नहीं आता है कौन ये जिम्मेदारी अपने गले में बांध लेगा। जरा तक चले, मेरा ख्याल है दिवाली या दिसंबर तक कोरोना कुछ कम हो जाएगा, लेकिन तब तक जिम्मेदारी के तले, जिम्मेदारी का जो बोझ है उसके तले शिवसेना बहुत सारी दब जाएगी। इसका एक कारण ध्यान में लेना चाहिए कि शिवसेना की ताकत जो है वो मुंबई, ठाणा, पालघर इस इलाके में ज्यादा है। और देश के 25% लोग कोरोना बाधित इसी इलाके में है, जहां एनसीपी या कांग्रेस की ताकत उतनी नहीं है जितनी शिवसेना की है। तो अगर मुंबई, ठाणे, पालघर इलाके में काम अच्छा नहीं हुआ, कोरोना से बाधा अधिक हुई, नुकसान ज्यादा हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी अकेले शिवसेना पर आएगी, राष्ट्रवादी एनसीपी या कांग्रेस पर नहीं जाएगी। और इसका सबसे बड़ा भारी नुकसान शिवसेना को झेलना पड़ेगा। तो वो जिम्मेदारी भाजपा क्यों लेगी? उल्टा अगर दिसंबर तक ये सरकार चलती है तो वो ज्यादा से ज्यादा बदनाम होगी और शिवसेना ज्यादा से ज्यादा बदनाम होगी। इसका फायदा लेने के लिए यहां तो एनसीपी और कांग्रेस है नहीं, बची है बीजेपी। तो बीजेपी का उसको अगर अगले चुनाव तक फायदा होने वाला है इसका, तो ये सरकार गिराने की कोई भी कोशिश भाजपा करेगी नहीं। ये मैं समझाने के लिए आया था, आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष। नमस्कार।